आपका स्वागत है हमारे संस्कार क्लासेज एंड एजुकेशन जंक्शन के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12 का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जो हमारे एनसीईआरटी 12th का चैप्टर नंबर 8 है और वो लास्ट है। पार्ट 1 आपका जो है आज खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो आइए फटाफट हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है 2022 एग्जाम के लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आइए फटाफट हम लोग कर लेते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते किसको हैं। वे तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। और प्रकाश भी आपका एक उसी प्रकार का तरंग है, इसे भी चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह बात जो है किसने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने, या फिर मार्कोनी ने, या फिर हटर्ज ने, या फिर मैक्सवेल ने। तो फर्स्ट का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं कि बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था। बेतारी जो है तार संचार का जो आविष्कार है वो किसने किया था? मैक्सवेल ने, या फिर हटर्ज ने, मार्कोनी ने, या फिर जगदीश चंद्र बसु ने। तो इसका सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी ने ही बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रयोगशाला में विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करके उनके अस्तित्व का सर्वप्रथम प्रदर्शन किसने किया था? आपको बताना है कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगशाला में विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करके सबसे पहले प्रदर्शन किया था। मैक्सवेल ने, हटर्ज ने, मार्कोनी ने, या जगदीश चंद्र बसु ने। तो 30 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हटर्ज ने। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है? कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो आवृत्ति है वो सबसे अधिक है? गामा किरणों की, या एक्स किरणों की, या पराबैंगनी किरणों की, या फिर अवरक्त विकिरण का? तो आपका 4 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। गामा किरणों की जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किनका उपयोग पौधा घरों में होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है पौधा घरों में करते हैं। ग्रीन हाउस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? गामा किरण का, या एक्स किरण का, या पराबैंगनी किरण का, या फिर अवरक्त किरण का? तो इसका 5 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवरक्त किरणों का हम लोग ग्रीन हाउस में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती है जिसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप देखेंगे तो प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक्स किरणों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अवरक्त किरणों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो आपका ध्वनि जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, अर्थात 6 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर कहता है कि एक्स किरणें जो है, एक्स किरण जो जिसे हम लोग एक्सरे कहते हैं, वो किस चीज से बना होता है? ऋणाविष्ट कणों से, या धनाविष्ट कणों से, या फिर विद्युत चुम्बकीय विकिरणों से, या फिर न्यूट्रॉन की धारा से? तो इसका जो सही आंसर है वो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों से मिलकर के बनता है एक्स किरण। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक्स किरण का जो तरंगदैर्ध्य होता है, एक्स रे का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो कितना होता है? तो इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है लेम्डा का मान वो होता है 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम को ही हम लोग 10 के पावर माइनस 10 मीटर कहते हैं। तो 8 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कठोर एक्स किरणों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार करना चाहिए। हार्ड जो एक्सरे होता है उसको प्राप्त करने के लिए हमें जो है व्यवहार में लाना चाहिए। किसे लाना चाहिए? तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च त्वरक वोल्टता और उच्च परमाणु भार का लक्ष्य का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक्स किरणों के गुण
वैसे ही होते हैं जैसे कि एक्स किरण जो है किसके समान होता है, तो एक्स किरण जो है आपका गामा किरणों के समान होता है। एक्स किरण जो है आपका गामा किरणों के समान होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 10 का सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में जो ई वेक्टर की दिशा है वो है एक्स अक्ष की ओर, उसके बाद एच वेक्टर की जो दिशा है वो है जेड वेक्टर की ओर, तो कहता है जेड अक्ष की ओर, तो उस तरंग की गति की दिशा क्या होगा, तो सबसे पहले आप लिख लेंगे एक्स वाई जेड। एक्स और जेड आया हुआ है, एक्स और जेड आया हुआ है, तो जो बचा हुआ चीज होगा वही आपका आंसर होगा, तो वाई अक्ष के अनुदिश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। VVI आपका 12 नंबर है, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात का मात्रक क्या होता है। B/E का जो अनुपात का मात्रक होता है वो सेकेंड मीटर पर पावर -1 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 12 का जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सी चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा परावैद्युतता एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध होता है। तो देखिए प्रकाश की जो चाल है उसका फॉर्मूला होता है 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आपको ऑप्शन में बारी बारी से चेक कर लेना है कि किसे एक्सपेंड करने पर हमें जो है ये वैल्यू प्राप्त होगा। तो आप जब ऑप्शन नंबर सी को जब एक्सपेंड करेंगे, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट सी स्क्वायर बराबर जो 1 है, तो सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, अर्थात 13 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है उसके संचरण की दिशा किस ओर होती है। आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्नों का आंसर आप सिंपली याद रख लेंगे, ई क्रॉस बी वेक्टर के समांतर होता है। ई क्रॉस बी वेक्टर के समांतर होता है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा। तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है वो क्यों उत्पत्ति होती है, उसका मूल कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आवेश की एक समान गति, दूसरा है आवेश की त्वरित गति, तीसरा है आवेश की स्थिर गति, और चौथा है तार से प्रवाहित एक समान धारा। तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवेश की त्वरित गति। जब चार्ज जो है एक्सेलरेट होता है, त्वरित होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है। आप ऐसे सवालों को जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई स्थिर आवेश है तो वे केवल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जबकि कोई गतिशील आवेश है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो आपसे सवाल ये कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कहता है कि केवल गतिशील आवेश के द्वारा, केवल परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के द्वारा, ए एवं बी दोनों द्वारा, या दोनों में से किसी एक के द्वारा भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का सी, ए एवं बी दोनों द्वारा। ये जो है गतिशील आवेश के द्वारा भी होता है और जो है वेरिएबल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी होता है। 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 नंबर कहता है कि संधारित्रों के आवेशन के क्रम में जब संधारित्रों को चार्ज किया जाता है तो इसके प्लेट के बीच में रहता है, कौन कौन रहता है आपको बताना है, केवल विद्युत क्षेत्र, या फिर केवल चुंबकीय क्षेत्र, या फिर विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में रहता है, या फिर विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत दिशाओं में रहते हैं। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। संधारित्रों के आवेशन के क्रम में इसकी प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 18 नंबर सवाल कहता है
कि निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित समीकरणों से व्यक्त किया गया है। ये आपके पास समीकरण दिए गए हैं। तब कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य हो जाएगा। तो इसमें जो है आप यहां से देखेंगे तो E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और इधर से B बराबर जो है वो बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 18 का जो ऑप्शन नंबर है वो सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई नोट के बराबर बी नोट ओमेगा। चलिए 18 के बाद आते हैं 19 नंबर सवाल की ओर कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल है वो निर्भर करती है। अगर किसी द्रव्य माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है वो गति कर रही है तो इसकी चाल जो है निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करेगी, आपको इसका जवाब देना है। ये इसके तरंगदैर्ध्य पर, इसके आवृत्ति पर, या इसकी तीव्रता पर, या इसकी परावैद्युतता पर। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी तीव्रता पर जो है वो निर्भर नहीं करते विद्युत चुंबकीय तरंगों के चाल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल की ओर। 20 नंबर सवाल कहता है कि जब प्रकाश शून्य में गमन करता है, शून्य कहने का मतलब जहां पर किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं हो, तो उसके साथ जुड़े विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका समय के साथ स्थिर रहते हैं, या फिर उसका औसत मान शून्य होता है। सी नंबर में है का औसत मान शून्य से अधिक होता है। ऑप्शन डी कहता है कि रैंडम ढंग से बदलते रहते हैं, मतलब कि वेरिएबल बदलते हुए ढंग से बदलते रहते हैं, है ना, अलग अलग रूपों में बदलते हैं। तो इसका सही जो आंसर है 20 का वो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा कि शून्य में जब गमन करता है तो विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का जो औसत मान होता है वो शून्य होता है। चलिए 20 नंबर के बाद चलते हैं 21 नंबर की ओर। 21 नंबर सवाल आपका VVI है। सवाल कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति हो सकती है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में है अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है विद्युतीय। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। आप इसे एकदम रट ही लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 22 नंबर सवाल कहता है कि बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है। हमें जो है कीमती पत्थरों का जो है पहचान करना है, तो कीमती पत्थरों का जो पहचान है वो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है पराबैंगनी किरण द्वारा, ऑप्शन बी है अवरक्त किरण द्वारा, ऑप्शन सी है एक्स किरण द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम बहुमूल्य नगों की पहचान करने के लिए जनरली जो है अवरक्त किरणों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका 22 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये सारे क्वेश्चन जो है डील कर दिए होंगे। आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका कितना जो है 22 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो अगले चैप्टर का पार्ट 2 जो है उसमें हम लोग ऑप्टिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।